नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, रोजाना हम लोग आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स जो है वो लेकर आते हैं चुन के, ताकि आप लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जा सके, आप लोगों को ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाया जा सके। आज हम बात करने वाले हैं मनुस्मृति की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र है और ये 1776 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। ब्रिटिश फिलोजिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून के निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 12 अध्याय है, जिसमें 2684 श्लोक है और कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। आज हम बात करने वाले हैं कि संसार के अंदर संसार को चलाने के लिए मनुस्मृति में जो 4 वर्णों की व्यवस्था की गई उसके विषय में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज के समय में एक नया वर्ग जो एक उत्पन्न हो रहा है जिसको प्रजापालक कहते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। क्या है, हम लोगों की कोशिश रहती है दर्शकों हमेशा कि हम आप लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर, हमारे धर्म को लेकर लोगों को बहुत सारा भ्रम होता है और लोगों को सही जानकारी ना होने के चलते लोग इसको सही से समझ नहीं पाते। तो हमारी कोशिश है कि आप उसी अंधविश्वास से निकले और हम आपको बेहतरीन जानकारी जो है वो हम आपको आप तक पहुंचा पाए। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने मनुस्मृति जो सतयुग के अंदर भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान मनु ने लिखी थी, मैं आज उसके अंदर आपसे बात करूंगा। लेकिन मेरे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो संविधान के रचिता के जो रचिता गण थे, उनके मुखिया अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों के द्वारा लिखित मनुस्मृति पढ़ी और उसको आधार बना के हमारे संविधान की रचना की, जिसमें उन्होंने इतने सारे लूप होल छोड़ दिए कि आज हर जनमानस के ऊपर वो सही नहीं बैठती। जब किसी उस समय के व्यक्ति ने उन्हें बस याद कराया कि साहब आपने जो मनुस्मृति पढ़ी वो अंग्रेजों के द्वारा लिखित थी, उसमें बहुत कुछ बदल गया, तो जो तक तो संविधान की रचना हो चुकी थी, वो क्या करते, वो बोले मेरी गलती रही कि जो मैंने संविधान में मनुस्मृति अंग्रेजों के द्वारा लिखी हुई पढ़ी जी। सागर साहब ने भी कहा है इस बात के लिए कि भाई कितने खंड थे, कितने काव्य थे, क्या था क्या नहीं था, वो सब आपको बताया, जो अक्षर टू अक्षर ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है हमारे और आपके बीच के न्याय की, और साथ में 5वां जो हमारे बीच में आया है प्रजापालक, आज उसकी भी बात मैं आपसे करूंगा। हमारा जो ये महाकाव्य मनुस्मृति, ये 4 गीत के ऊपर आधारित है, 4 इसके स्तंभ है जी। जिसके अंदर पहला स्तंभ है ब्राह्मण, जिसका कार्य होता है आगे बढ़ के नेतृत्व करना, शिक्षा देना जी, ईश्वर में और जनता के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना जी, ईश्वर के प्रति धार्मिक भावनाएं को आगे ले जाना, साथ ही राजा को सत्ता चलाने में न्याय उचित बातें कहना, न्याय उचित बातें बताना, जिससे सत्ता चलाने में धर्म की मर्यादा का हनन ना हो जाए जी। दूसरा होता है क्षत्रिय, जिसका काम होता है देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, न्याय की बातें करना, सभी को न्याय मिले, न्याय उन तक पहुंचाने के कार्य करना, किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है, उसके अधिकार का हनन हो रहा है, उसको व्यवस्थित करना,
तीसरा होता है वैश्य वर्ण। जी सही संपत्ति का विकास करना। संपत्ति खाली यही नहीं है रुपया पैसा ना, अनाज, पेट्रोलियम पदार्थ, जो चीज उपभोक्ता तक पहुंचनी है उसका काम होता है किसानों से लेना, उपभोक्ता तक पहुंचाना। जो चीज और बना के आनी है कारीगरों से लेकर वो उपभोक्ताओं को देना। अर्थात एक वित्त मंत्री का जो काम होता है वो वैश्यों को सौंपा गया। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आई सेवकों की। हर समाज में सेवकों की आवश्यकता होती है, उसको नाम दिया गया शूद्र का। समाज की सफाई व्यवस्था, समाज के अंदर जो गंदगी फैली है उसको दूर करना, व्यवस्था को सुधारना, कोई चीज खराब हो गई है उसको सही करना। तो जाति की परंपरा तो थी नहीं, जी जातियां तो बाद में बनी। सभी लोग गांव के एक ही मंदिर में जाते थे, जी कोई भेदभाव नहीं था। भेदभाव क्यों आ गया उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता, विवाद हो जाएगा। जी जिसको जैसे मौका मिला वैसे उसने अर्थ निकाल लिया। और अब एक और जो प्रजापालक मैंने अभी आपको बताया, सरकार ने भी आप लोगों को बताया, उसे बोलते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग जो सत्ता का सुख भोग चुके हैं। आज वो कोई कारोबार नहीं करते फिर भी अरबों करोड़ों रुपए की दौलत लिए बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है। जबकि विश्व की धरातल पे सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। अमेरिका में इतने राष्ट्रपति बने, सब कोई ना कोई काम करते थे। कोई प्रोफेसर था, कोई बिजनेसमैन था, जो अब्राहम लिंकन थे वो मोची थे, तो सभी लोगों ने काम किया। अभी जो राष्ट्रपति ट्रंप आए थे वो भी बहुत बड़े बिल्डर थे, सभी लोग रोजगार से लगे हुए थे, राष्ट्रपति बने। लेकिन भारत के अंदर नहीं है ऐसा। मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सामने दिखाई देता उससे आंखें भी नहीं बंद कर सकता जी। तो इसके के अंदर जो 4 वर्ण है उसके अंदर भी क्या हुआ, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। किसी का दादा डॉक्टर था, उसका बेटा भी डॉक्टर बना और उसका पोता जो अब है वो भी डॉक्टर है। निश्चित तौर से उसने बेहतर काम किया, जो पहली बार डॉक्टर बना था उससे बेहतर काम उसने किया जिसकी पीढ़ियों से डॉक्टर बनता चला रहा था जी। इसीलिए व्यापारी वर्ग से व्यापारी ही ज्यादा बने। जी। जो छत्री थे, जो सेना में जाने वाले थे, उनके परिवार के लोग सेना में ही ज्यादा गए। जो ब्राह्मण वर्ग था वो पूजा पाठ, पढ़ाना लिखाना इसमें ही ज्यादा रहे जी। और जिनको हम आज की तारीख में शूद्र बोलते हैं वो सफाई के कार्य में लगे रहे। लेकिन 21वीं सदी में आते आते जी आरक्षण की वजह से उन लोगों ने ऊंची पोस्ट अपनी मेहनत के बल पे पाई है। समय का परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत धीमा परिवर्तन हुआ। हमारे भारतवर्ष में कोई भागीदारी जाति के आधार पे नहीं है। जैसे मैं खुद बैठा हूँ, मैं जाति से वैश्य हूँ, लेकिन अपने कर्मों के आधार पे मैंने ब्राह्मण का पद पाया, क्योंकि मैं ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में काम करता हूँ जी। टीवी के ऊपर एक पैनलिस्ट हूँ, अपनी वाणी से आप लोगों की सेवा करता हूँ, आपकी कुंडलियां देख के पैसा कमाता हूँ। ये काम ब्राह्मणों का था जी। तो जाति वर्ण तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो मनुस्मृति हमको बताती है कि हमें अपने संसार में कैसे रहना चाहिए, उस रहने का जो सुख है वो क्या होता है। क्योंकि मनु ने जो लिखा वो हमारे संसार की संरचना का सबसे मुख्य बिंदु था जी। ये श्रृंखला बहुत लंबे समय तक चलेगी। हमें आप लोगों ने हिदायत दी थी कि हम आज ज्यादा क्वेश्चन आपके लेके आपको ज्ञान देंगे,
जी हमारी एक वास्तु की श्रृंखला भी चल रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी और कल को मनुस्मृति के अंदर कुछ नई चीजें लेके आपको बताएंगे। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले हम लोग जिन लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे पहले हम बोले, कल को मनुस्मृति पे कुछ नई जात बातों को जानेंगे। हमारे महर्षियों ने क्या कहा, उसको मनु ने कैसे समझ के लिखा, वो सब हम आपको कल फिर बताएंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। जैसे कि हम आपको दर्शकों को हमेशा कहते रहते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह के अज्ञान में ना रहे, बल्कि आपको हर चीज की, हर विषय की बेहतर और सटीक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों को लेकर हमने ये देखा, अभी भी जितनी विडंबनाएं हम इसको लेकर देखते हैं कि हमें इसके बारे में ज्यादा ज्ञान ना होना या इसका अपभ्रंश ज्ञान हम लोगों तक पहुंचना। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश में शासन किया, तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं अपभ्रंश करने की कोशिश करी। उन्होंने जब इसका ट्रांसलेशन किया तो उसको काफी अपभ्रंश तरीके से पेश किया। तो हम लोग कोशिश करते हैं लगातार कि आपको इसके सही तरीके और सही वर्णन को आप तक पहुंचाए, ताकि आपको भी अपने धर्म के विषय में, अपनी जड़ों के विषय में ज्ञान हो। अब जैसे कि दर्शकों, आपसे मैंने कल भी बोला था, हम लोगों ने जो अपने पूरे कार्यक्रम में 5 से 10 मिनट का हम समय निकालेंगे आपके सवालों के लिए। अब उस सेशन का वक्त आ चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने भविष्य के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है, तो इस लाइव सेशन के थ्रू आप हमें सवाल भेज सकते हैं। वो में शेयर करने के बाद आप अपना और अपना प्रश्न लिखकर भेजें, हम उसके जवाब आपको यहीं अभी लाइव के दौरान ही देंगे। पहला सवाल हमारा लाइव पे जो अभी आया है, निशा पाठक जी ने हमें भेजा है आचार्य जी। इनका जन्म हुआ है 1 अगस्त 1992 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। समय है इनका दिन में 12:30, 12:30 बजे का इनका समय है। शादी को लेकर ये जानना चाहती है और जानना चाहती है अपने घर से दूर शहर में जाकर नौकरी करना चाहती है, तो क्या ये ठीक रहेगा अपने घर से दूर नौकरी करना, और विवाह कब तक होगा उसके विषय में जानना चाहती है। इनका तुला लगन है, सिंह राशि है जी। जाकर इनकी शादी की बात है, इनकी शादी में विघ्न है। शादी होने के बाद खतरा दिखाई देता है, कहीं शादी इनकी टूट ना जाए। इनको समाज में सम्मान मिलता है और प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है जी। इनको अपने विवाह के लिए अपना शनि शांति करा के कुंभ विवाह कराना चाहिए, यानी कि मिट्टी के घड़े को से विवाह करा के तब इनको शादी करनी चाहिए, और तभी इनकी शादी हमेशा के लिए टिक पाएगी जी। जहां तक अपने शहर से दूर जाके नौकरी करने की बात है, ये कर सकती है, उसमें ये कामयाब रहेंगी। अगर ये चाहे तो गवर्नमेंट के अंदर भी जाके कार्य कर सकती है, लेकिन इनका जो सही भाग्य उदय होगा वो 33वें वर्ष में होगा जी। तो कुंभ विवाह करा के, शनि शांति और कुंभ विवाह करा के अगर आप विवाह करती हैं तो ही आपका जीवन सफल विवाहित रहेगा, नहीं तो तलाक के चांस भी बहुत साथ साथ चल रहे हैं यहाँ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है निशा जी आपको भी आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप नियमित तौर पर कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में जो है सफलता मिलेगी और सकारात्मक प्रभाव भी आपको इसके देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसे साझा कीजिए, ताकि वो भी अपनी समस्याएं हमें लिख भेज सके और वो भी इस लाइव सेशन में अपने सवालों के जवाब जो है वो पा सके, अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो पा सके। अगला सवाल हमें भेजा है अभिषेक झा जी ने, सुपौल बिहार से। इनका जन्म हुआ है 7 सितंबर 1985 को सुपौल बिहार में। समय है इनका 6 बजे शाम के, 7 सितंबर 1985। इनके पास ये हमें लिखते हैं, इनके पास पैसा नहीं टिकता है और किसी भी काम में मुनाफा इनका नहीं हो पाता है। इस विषय में उपाय जानना चाहते हैं। कुंडली मैंने पहले भी देखी है, इनका सिंह लगन, मकर राशि, श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है।
जी इनके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी कमी है, वैवाहिक जीवन इनका बहुत खराब रहने की संभावनाएं है। 1985 का इनका आपने जन्म बताया है, तो इनकी जो स्थिति है मानसिक वो बहुत बढ़िया नहीं आ रही है। जहां तक कुंडली की बात है, सिंह लगन है इनका, वर्तमान समय थोड़ा कठिन है इनका। ये मंगली है, वाणी से दूषित है, वाणी खराब होने से मानसिक परेशानियां पैदा होती है, और शनि के खराब होने से पत्नी के साथ विचारों में मतभेद रहता है। जहां तक जी पैसे की बात है, दिमाग से ये स्वभाव से चंचल है, इनको अपने लगन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इनका जो लगन है वो 26 डिग्री का है, और साथ में इनका जो राशि है वो इनकी राशि वृषभ है जो 18.7 डिग्री की है। लगन को मजबूत करेंगे, बढ़िया है। चश्मा लगाना लगेगा इनको, आंखें कमजोर होने लगी है, बीपी थोड़ा ज्यादा रहता है। साथ में मंगल की जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया नहीं है, मंगली होने की वजह से वाणी दोष इनके अंदर हैगा। 8.5 कैरेट का एक ओपल पहन ले, इनके घर में पैसा भी रुकने लगेगा और पत्नी के साथ व्यवहार भी थोड़ा में फर्क आ जाएगा। बाकी इन्हें अपने पत्नी के साथ रुद्राभिषेक करके, उन्हें रुद्राभिषेक के बाद एक दूसरे को वरमाला पहनाए, इसको लाभ हो जाए। जी, आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं, नियमित तौर पर पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ इन उपायों को कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में सकारात्मक इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगला सवाल जो है वो आया है आशुतोष कुमार जी का, दरभंगा बिहार से लिखते हैं। 4 जून 1990 को इनका जन्म हुआ है, रात को 11:20 पर। समस्या इन्होंने लिख भेजी है, टीचर है। समय बताए, समय टीचर की नौकरी किए करते हैं। समय बता दीजिए। समय इनका 11:20 रात्रि। टीचर है आचार्य जी, तनाव ज्यादा रहता है। जानना चाहते हैं कि टीचर की नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। 24/1/2020 से कुंभ लगन के अंदर शनि की महादशा, शनि की 7.5 आ गई है, और तुला के अंदर शनि की ढैया चल रही है, जिसकी वजह से 24/1/2020 से ये थोड़ा परेशान है। ऊपर से इनकी कुंडली में सूर्य इनका 4थे घर में है, पेट इनका बहुत खराब रहता है जी। लेकिन पैसे की दृष्टि से कुंडली इनकी अच्छी है, भविष्य इनका अच्छा है। इनका सीधा कान विधवा दे ये शुक्ल पक्ष के रविवार को, और साथ में रविवार को ये कान विधवाने के बाद सूर्य का दान दे। एक गुड़ की दली गाय को देना शुरू कर दे हर रविवार के रोज, और पन्ना पहन ले तो इनके जो टीचिंग है उसमें भी लाभ हो जाएगा। इनको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, पेट खराब के साथ साथ स्किन एलर्जी भी हो सकती है इनको, दाने होने बॉडी के ऊपर, या खा जानी, या कोई और प्रॉब्लम। गोलों के तेल में कपूर डाल के नहाते हुए लगाएं, सूर्य का दान करें, सीधा कान बिंदवा के सोना पहन ले रविवार शुक्ल पक्ष को, इनके सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इनके जीवन के अंदर सुख चैन आ जाएगा। कमाई की बात है, 18 साल की उम्र से ये कमाई में लगे हुए हैं, और आगे इनका भाग्य अब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आने की। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। अभी भी कुछ सवाल और है, लेकिन दर्शकों में क्षमा चाहूंगा कि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, लिमिटेड समय है, कार्यक्रम को हमें आगे भी बढ़ाना है। बाकी आप जिन्होंने भी सवाल भेजे और इस हमारे कार्यक्रम की वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ साझा किया, सभी का एक बार फिर से धन्यवाद है। आप अपने सवाल, अपने प्रश्न, अपनी समस्याएं लगातार हमें लिख भेजिए। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको आपकी समस्याओं के समाधान जो है वो आपको हम उपलब्ध कराते रहे। दर्शकों, जैसे कि हमने वास्तु के ऊपर पूरा एक सीरीज शुरू करी थी, और पिछले एपिसोड में आपने जाना था मार्ग विचार के विषय में।
आज हम बात करने वाले हैं जाने से पहले भूखंड विस्तार के ऊपर। तो आचार्य जी, मैं चाहूंगा दर्शकों का एक बार मार्गदर्शन करिए भूखंड विस्तार को लेकर। ज्योतिष के अंदर भूकंप विस्तार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भूकंप विस्तार बोलते हैं जो भूकंप जिस किसी भी दिशा से उसकी दिशा बड़ी नहीं हो जाए। एक भूखंड आयताकार होता है, चकोर होता है, गोल होता है, लेकिन कई बार आड़ा तिरछा होता है। यदि भूकंप का नॉर्थ बढ़ा हुआ है जी, वो आपके लिए बड़ा फलित होता है, धनदान के लिए बड़ा अच्छा होता है जी। अगर भूकंप का पूरब बढ़ा हुआ है, ईस्ट बढ़ा हुआ है तो भी बढ़िया होता है। लेकिन यदि आगे से फ्रंट चौड़ा हो, पीछे से टेढ़ा हो, ऐसे भूखंड में कॉमर्शियल एक्टिविटीज लाभ देती है, लेकिन घर बनाने में हमेशा धन की परेशानी बनी रहती है जी। जितना धन घर में आता है उससे ज्यादा चला जाता है। यदि ऐसे घर में गोमुखी घर हो, आगे से कम चौड़ा पीछे से चौड़ा हो, तो घर के अंदर धन बना रहता है। जिन घरों में साउथ और वेस्ट या साउथ वेस्ट बढ़ावा होता है वहां के लोग बीमार रहते हैं, वहां पर मानसिक स्थिति असंतुलित रहती है, हिस्टीरिया जैसी परेशानियां उस घर में होती है। ऐसे घर को वो हिस्सा अलग निकाल दो, वहां पे चाहे आप कुछ भी बना लो दूसरी चीजें, लेकिन अलग कर देने से वो दिक्कतें खत्म हो जाती है जी। यदि आपके पास अपना घर है और आप पड़ोस का घर खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी यही बात लागू होती है। जब भी आपको नॉर्थ की तरफ का घर या पूरब की तरफ का प्लॉट मिल जाए तो आपको तुरंत समझौता करके ले लेना चाहिए, चाहे उसके दाम आपको फालतू देने पड़े। देखिए, कभी भी साउथ की तरफ बढ़ा हुआ घर नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आपको दाम में कमी देता हुआ हो, क्योंकि उधर को बढ़ना जी धन की दृष्टि से और मान सम्मान की दृष्टि से कमजोर माना गया है। ये बात अलग है कि आप उसको लेके उसको तैयार कर लीजिए और बाद में अपने घर के साथ जोड़ लीजिए, वो इसका रास्ता बन सकता है। तो आपको मैंने आज आपको बताया दिशा के बढ़ने से क्या होता है, लेकिन बहुत से लोग अपने घर को पठारी बना देते हैं, जो चौक है उसको टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। वो बड़ा दुर्लभ कार्य है, उससे आपकी प्रेस्टीज शून्य हो जाती है जी। मानसिक रूप से आपको परेशानियां होती है। तो अपना जो आंगन है, जो अपना चौक है, जिसको हम लॉबी कहते हैं, वो साफ सुथरी और चकोर होनी चाहिए, यानी कि आयताकार होने से आपको लाभ मिलता है उनका लॉबी का। तो मेरा सिर्फ यही है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका भूखंड बढ़ता है बढ़ाइए, साउथ वेस्ट में अगर बढ़ता है तो ना बढ़ने दे, जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा। घर ऐसा बनाइए जहाँ हवा, पानी, धूप सब चीजों का आवाजाही लगा रहे, ऐसा घर रहने के लिए उत्तम होता है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी बेहतरीन जानकारियां जो है वो मिलती रहे, वह भी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है।